हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सब लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। आज की क्लास अब शुरू होने वाली है और जल्दी से आज के लिंक को आप ज्यादा सबको आज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिए। आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास हम आज का जो टॉपिक हमारा है स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आज हम लोग पढ़ेंगे। स्किनर का कहीं ना कहीं जो लर्निंग के क्षेत्र में रोल है, स्किनर को आज उसको हम लोग देखेंगे कि स्किनर ने कौन सा प्रयोग किया था और स्किनर की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंस है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपसे बस यही एक अनुरोध है कि जल्दी से ज्यादा अपने मित्रों दोस्तों सबको इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का क्लास सबके कहीं ना कहीं काम आने वाली है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या केंद्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में आप लगे हुए हैं, या आपके वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे विद्यार्थी जिनकी सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिगम का एक ऐसा टॉपिक है, अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। अधिगम के बिना मनोविज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अधिगम कहीं ना कहीं वह टॉपिक है। आज की क्लास में जो बच्चे हैं उनका सबका स्वागत है। आकाश कुमार गुप्ता, प्रिया यादव, गौरव अवस्थी, आरती सिंह, रोहित वर्मा, भावना सिंह, सुधीर वर्मा, आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से आज की क्लास में स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सभी मित्रों दोस्तों सबको आज का लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मिलने वाली है। और जैसा कि प्रतिदिन हमारी क्लास 5 बजे होती है और हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके बीच में आते हैं जो आपके कहीं ना कहीं करिकुलम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। और आज स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, स्किनर का नाम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में एक प्रमुख नाम है। और हम इस सीरीज में अधिगम को जब से भी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने थांडाइक के ट्रायल एंड एरर को पढ़ा, कल हम लोगों ने पावलोव को पढ़ा था और आज हम लोग स्किनर के को पढ़ रहे हैं। व्यवहारवाद की जब भी बात होती है, व्यवहारवाद के जनक के रूप में हम वाटसन को याद करते हैं। और व्यवहारवाद में ये 3 मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है, जिसमें पहला नाम हमारा है थांडाइक, एडवर्ड एल थांडाइक, और दूसरा नाम आईपी पावलोव। आईपी पावलोव का दूसरा नाम है और तीसरा नाम बीएफ स्किनर। 3 नाम महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न आपका यहां से भी बन जाता है, अगर इस मनोवैज्ञानिकों का नाम देके और उसमें ये धनीराम जी, गुड इवनिंग सर, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और इस मनोविज्ञान की अगर पेपर में कहीं पूछ लिया जाए कि इस मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानवाद का है, उसमें अगर एक विकल्प डाल दिया जाए और वो विकल्प हो सकता है कोहलर, तो कहां से वहां पे विकल्प लगेगा कोहलर, क्योंकि आपके पास ये तीनों मनोवैज्ञानिक क्या हैं? तीनों मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। तो पहला प्रश्न आपके टाइटल से ही बन गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको समय दिया था कि जैसे आप लोग और अपने मित्रों दोस्तों को जोड़ लीजिए, और आज की क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू आगे करते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 2 कहीं ना कहीं इमेज दिख रही है। 2 इमेज कौन सी है, कौन बच्चा बताएगा? वो 2 इमेज है। पहली इमेज जो है जिसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, और दूसरी इमेज हमारी जो है उसको हम कहते हैं पिजन बॉक्स। ये 2 प्रयोग कहीं ना कहीं चूहे और कबूतर पे स्किनर ने 2 प्रयोग किए थे। तो एक प्रश्न आपका यहीं से मिल गया। क्या प्रश्न मिल गया कि स्किनर ने किन 2 जानवरों पर प्रयोग किए थे? तो बेटा आपको 2 क्वेश्चन तो यहीं पे मिल गए। यस, सूरज गुप्ता गुड इवनिंग बेटा, नेहा सिंह गुड इवनिंग, आकाश गुप्ता चूहा और कबूतर, एग्जैक्टली बेटा, राइट आंसर आपका चूहा और कबूतर। तो देखिए आपकी पहली स्लाइड ने आपको 2 प्रश्न दे दिए, ठीक है ना। और 2 प्रश्न कौन से दे दिए कि स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किए हैं। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा में बैठेंगे तो आपको यही पूछ लिया जाएगा, सिंपल सा प्रश्न, 1 लाइनर का प्रश्न कि स्किनर ने किस जानवरों में प्रयोग किए गए थे। तो विकल्प में रहेगा चूहा कबूतर या चूहा
बिल्ली या चूहा और कोई जानवर दे सकता है। तो आप याद रखिए स्किनर ने 2 जानवरों पर प्रयोग किए थे और नाम भी पूछा जा सकता है कि जिस प्रयोग को उन्होंने किया था उसका क्या नाम है। तो पहले प्रयोग का नाम है, क्या नाम है उसका, स्किनर बॉक्स, और दूसरे का नाम है, क्या नाम है, पिजन बॉक्स। 2 प्रयोग दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक जानकारी यहीं से ले लीजिए। सबसे पहले यह पूछा जाता है, लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लिंक को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और विद्यार्थी जुड़ जाएं जिस आज की क्लास का लाभ ले पाए। पूछा जाएगा कि स्किनर के इस सिद्धांत को के अन्य और कौन से नाम हैं या और किस नाम से जाना जाता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, 2 नाम तो आपके यही हो गए। अब जैसे जानकारी के लिए देखिए, स्किनर कहां के रहने वाले थे। स्किनर कहीं ना कहीं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर कौन से मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को, ठीक है ना। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इनका जो जन्म हुआ था 1904 में हुआ था और मृत्यु होती है 18 अगस्त 1990, ठीक है। तो और इन्होंने 1938 जो आपको दिखा हुआ, यस आकाश कुमार गुप्ता, यस बेटा 1904, इन्होंने जो प्रयोग किया था 1938 में। सबसे पहले किस जानवर पर प्रयोग किया था, चूहा पर प्रयोग किया था। तो पहली जानकारी आपको मिल गई कि स्किनर ने सबसे पहले किस जानवर पर प्रयोग किया, तो जानवर कौन सा था, चूहा था। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था कबूतर पे। कबूतर पे प्रयोग कब किया था, 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें 2 तरह की चीजों पे बल दिया गया था और कहीं ना कहीं ये 2 चीजों पे, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे, और स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर बल दिया था। 2 तरह की अनुक्रिया, यहां पे कुछ दीपक और अनुक्रिया का संबंध भी है। और यहां पर यह कहा गया, कहीं ना कहीं आरएस थ्योरी भी कही गई इसको। आर का मतलब अनुक्रिया और यस का मतलब कहीं ना कहीं स्टिमुलस। इसको हम, आपने थॉर्नडाइक को पढ़ा है तो थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या कहा गया था, उद्दीपक अनुक्रिया कहा गया था। लेकिन यहां को क्या कहा गया, इस कहां पे, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा जाएगा थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्या नाम था। थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या कहते हैं, इसको हम रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए ये, इसको कभी भी आप मिक्स मत करिएगा। इसको हम कहते हैं आरएस थ्योरी। आपसे पूछा जाएगा एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक, आरएस थ्योरी स्किनर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं यहां पे यह भी व्यवहार पर आधारित है। एक प्रश्न और बन जाएगा कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किस मानव के किस पक्ष पे जोर देता है, या कहने किया तो व्यवहारवाद पर जोर देता है। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं व्यवहारवाद के अंतर्गत इसको भी रखते हैं कि यह सिद्धांत भी व्यवहारवाद के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। अब यहां पे जो अगली जानकारी है कि कोई भी अनुक्रिया जब कहीं ना कहीं दोबारा होगी या नहीं, यह कैसे पता चलता है। यह पता चलता है कि पहले की गई अनुक्रिया से जो प्राप्त परिणाम होता है वह सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। हम कोई अनुक्रिया को बार बार तब दोहराएंगे जब हमको उस अनुक्रिया से कोई ऐसा परिणाम मिलता है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से कोई कार्य करे, तो हम कहते हैं वह अनुक्रिया हमारे लिए क्या है, वह अनुक्रिया हमारे लिए सकारात्मक अनुक्रिया कार्य करती है या हमारे लिए पुनर्बलन का काम करती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इस सिद्धांत के बेटा और कई नाम हैं, इस सिद्धांत के और कई नाम हैं, उसको आप देख लीजिए क्या क्या नाम है। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं इसको हम अभिक्रमित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं, इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं, इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। कई नाम है इसके। यहीं से प्रश्न आ जाता है कि इस सिद्धांत को हम
और किस नाम से जानते हैं? यस संध्या यादव, गुड इवनिंग बेटा। आपका इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को हम लोग नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न में पूछा जाएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का और क्या नाम है। और यूपी टेट 2018 का प्रश्न है कि नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है ना, कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर बना था नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। यह प्रश्न आप अपना पुराना पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको यह मिलेगा कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। एक जानकारी मिल गई बेटा। चलिए, ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां से हर एक पॉइंट से एक प्रश्न बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पुनर्बलन शब्द आता है। इस प्रयोग में पुनर्बलन की महत्ता के बारे में बात की जाएगी। जैसे थांडाइक के प्रयोग में देखा था आपने, भोजन ने एक पुनर्बलन का कार्य किया, यहां भी पुनर्बलन की बात होगी। पुनर्बलन को कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन को थोड़ा देख लेते हैं। पुनर्बलन का मतलब होता है कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसे पुनर्बलन कहा जाता है। पुनर्बलन का मतलब रीइंफोर्समेंट। जैसे कक्षा में शिक्षक जब विद्यार्थी को पढ़ा रहा होता है तो विद्यार्थी कोई अच्छा कार्य कर रहा होता है तो हम उसको पुनर्बलन के रूप में गुड, वेरी गुड, शाबाश या बहुत अच्छा जैसे शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पुनर्बलन शाब्दिक भी हो सकता है, पुनर्बलन अशाब्दिक भी हो सकता है, पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है, पुनर्बलन नकारात्मक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पुनर्बलन क्या करता है? पुनर्बलन किसी भी कार्य को करने की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे आप अपने जीवन में आपको कोई पुनर्बलन मिलता है तो आपके उस कार्य करने की गति क्या होती है? ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और पुनर्बलन के बारे में स्किनर कहते हैं कि स्किनर प्रपोज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इट स्टेट्स दैट बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स consequence and individual will repeat behavior that led to positive consequence and avoid behavior that had negative effects। जैसे कहीं ना कहीं जब हम वो अनुक्रिया को बार बार करना चाहते हैं जहां से हमको क्या मिलता है? जहां से हमको कोई सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, उसी को हम कहते हैं रिपीटिशन। वही अनुक्रिया हमारे लिए बार बार हम करना, बार बार उसको दोहराना चाहेंगे। वह व्यवहार हम बार बार करना चाहते हैं जिस अनुक्रिया के द्वारा पहले बार में हम जब उस अनुक्रिया को किए थे तो वहां से हमको कोई सकारात्मक परिणाम मिला था। यही उसी को कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। और यहां से पूछा जाएगा आपसे कि स्किनर किस बात की महत्ता को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो बात होगी रीइंफोर्समेंट। लेकिन बेटा एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा हमेशा कि सर रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? बेटा तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हाल ने दिया है, क्लार्क एल हाल, सीएल हल। जब आगे हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन यहां पे पुनर्बलन के इंपॉर्टेंस की बात की गई, न कि सिद्धांत की बात। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या सही होगा? पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहां पर स्किनर जो प्रयोग करते हैं उसमें पुनर्बलन की इंपॉर्टेंस को क्या करते हैं? बताने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक बैकग्राउंड हो गया इस सिद्धांत का। अब हम लोग आते हैं इस सिद्धांत पर कि वास्तव में इस सिद्धांत का पर्पज क्या है, इस सिद्धांत का प्रयोग क्या है, इस सिद्धांत को हम कहीं ना कहीं कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसको देखते हैं कि वास्तव में सिद्धांत में हुआ क्या था। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में देखिए कहीं ना कहीं इसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे और इन्होंने इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग से थोड़ा सा भिन्न है पावलोव से। जहां क्लासिकल के कंडीशनिंग में सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की भूमिका लगभग निष्क्रिय तथा गौण रहती थी, वहीं क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना।
क्लासिकल अनुबंधन में सीखने वाला अनुक्रिया करने से पूर्व कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करता है, उसकी अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का होना अनिवार्य होता है तथा कारण के अभाव में वह अनुक्रिया नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं जैसे पावलोव के प्रयोग में जो कुत्ता था, जब लार निकलने से पूर्व भोजन के आने तथा भोजन के आने के संकेत का इंतजार करता था, जब भोजन रूपी उद्दीपक उपस्थित हो जाता था तो कुत्ता लार निकालने की अनुक्रिया कर पाता था। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो क्लासिकल अनुबंधन में व्यवहार का प्रारंभ वातावरण के द्वारा होता था तथा प्राणी वातावरण में प्रस्तुत उद्दीपक के प्रति केवल अनुक्रिया करता था। प्रियंका अवस्थी, गुड इवनिंग बेटा। कहने का मतलब पावलोव के सिद्धांत में आपने देखा था कि पावलोव के सिद्धांत में एक कुत्ता होता है, कुत्ते के लार स्राव पे प्रयोग किया जाता है, वहां पे कुत्ता स्थिर होता है, उसमें सीखने की कोई भूमिका नहीं होती, सक्रिय नहीं होता वो कहीं ना कहीं, ठीक है। वो प्रतीक्षा करता है कि घंटी बजेगी तब भोजन आएगा या नौकर के पैरों की आवाज आएगी तब उसको रिस्पॉन्स करना होता है और ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लार का सेक्रेशन हो जाता है। लेकिन यहां पे प्रयोग बेटा दूसरे तरह का है। यहां पे स्किनर कहते हैं कि स्किनर ने अपने इस प्रयोग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स में अंतर्निहित पहल व अनुक्रिया के क्रम में ऑर्डर रिलेटेड विद इनिशियल रिस्पॉन्स था, उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं की व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मानव सदैव ही घटनाओं के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, उसके अनुसार व्यक्ति वातावरण का गुलाम न होकर अपनी पहल से वातावरण का अनुकूलन बनाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं स्किनर ने अपने इस प्रयोग में क्या किया है, क्रिया प्रसूत व्यवहार या उत्सर्जित व्यवहार के बारे में बात की है, या स्किनर ने नए ढंग से चिंतन करने की प्रक्रिया को शुरुआत किया। यहां पे प्रयोग है, इसको आप आगे देखेंगे, इस स्लाइड्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वास्तव में क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसको कहते हैं, ये बहुत अच्छी स्लाइड्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेंट कंडीशनिंग या डिस्क्राइब ऑपरेंट कंडीशनिंग, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, इसको जानने की जरूरत है। तो वास्तव में क्रिया प्रसूत अनुबंधन है क्या, इसको आप देख लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रणाली से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया लगेगा, वहां पे अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है तथा यह अधिगम ऐसी क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है जो व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं होता है। कहने का मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग इज मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक्स एन एसोसिएशन बिटवीन ए पर्टिकुलर बिहेवियर एंड ए कंसिक्वेंस। कहने का मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यवहार वह व्यवहार है जिसमें जो प्रतिक्रिया हम एक बार कर चुके होते हैं उसको पुनर्बलन के द्वारा बार बार बढ़ाए जाने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब सही अनुक्रिया की प्रायिकता, सही अनुक्रिया का जो परसेंटेज होता है उसको बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पर बल देता है। और उसमें काम कौन करता है, उसमें रीइंफोर्समेंट क्या करता है, रीइंफोर्समेंट कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब हुआ, ऑपरेंट कंडीशनिंग वह अधिगम प्रणाली है जिसमें रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराए जाने की प्रायिकता को बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। तो आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग से मतलब क्या है। ये बात समझ में आ गई, ये नोट कर लीजिएगा, इसके पेन पेपर अगर लेके बैठे हैं तो जरूर इस बात को नोट कर लीजिएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो ये पैराग्राफ भी आ जाएगा, पैराग्राफ में सीधे दे दिया जाएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में कहीं ना कहीं होती क्या है, वहां सीधे पूछ लिया जाएगा। एक लाइन में ऑप्शन रहेगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में कहीं ना कहीं पुनर्बलन के द्वारा किसी प्रायिकता को बढ़ाए जाने की बात की जाती है। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने व्यवहार को दो वर्गों में विभाजित किया है। व्यवहार को किन दो वर्गों में विभाजित किया है, व्यवहार को उन्होंने कहा अनुक्रियात्मक व्यवहार और दूसरे को कहा
क्रिया प्रसूत व्यवहार। कहने का मतलब रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर, दो तरह की बात की। और कहीं ना कहीं उन्होंने दो तरह के अनुबंधन की भी बात की। पहला अनुबंधन है स्टिमुलस कंडीशनिंग आर एस कंडीशनिंग, और दूसरा है रिस्पॉन्स कंडीशनिंग या आर कंडीशनिंग। कहने का मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको स्किनर कहते हैं आरएस बॉन्ड। मतलब यहां पे अनुक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, तब स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है जो पुनर्बलन का कार्य करता है, इसलिए इसको कहते हैं आरएस थ्योरी या आरएस बॉन्ड भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब यहां पे अब तक तो जो हम लोगों ने देखा वो स्किनर की थ्योरी का एक बैकग्राउंड था, थोड़ा सा आप जरूर इसको रिवीजन कर लीजिए। और प्रतिभा यादव, शालिनी यादव, गुड इवनिंग बेटा। प्रियंका अवस्थी, गुड इवनिंग। आप सब लोग लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए और सभी को आज की क्लास का इंपॉर्टेंस, सभी को क्लास आज कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस मिल पाए और उसकी आज की क्लास सबके लिए यूजफुल हो पाए। इसलिए आज हम लोग कहीं ना कहीं स्किनर के प्रयोग को हम देखते हैं। स्किनर का प्रयोग क्या था? स्किनर ने, हमने बताया शुरू की क्लास में बताया बेटा कि स्किनर ने दो जानवरों पर प्रयोग किए थे, दो जीवों पर प्रयोग किए थे। वो जीव कौन से थे? वो पहला जीव था चूहा और दूसरा जीव था कबूतर। तो दो प्रश्न आपके यहां से तैयार हो गए। पहला जीव था चूहा और दूसरा जीव था कबूतर। पहले हम प्रयोग को देखते हैं। पहला प्रयोग जो स्किनर का था, सबसे पहला प्रयोग स्किनर ने कब किया था? कौन बताएगा? हमने बता चुका हूं। कबूतर और चूहे पर जो प्रयोग था, जो चूहे का प्रयोग था, उन्होंने 1938 में किया था। कब किया था? आकाश कुमार गुप्ता, यस। प्रीति शुक्ला, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पहला प्रयोग उन्होंने कब किया था? पहला प्रयोग उन्होंने, जल्दी से बताने की कोशिश करें, पहला प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया था। और कब किया था? 1938 में। स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया और चूहा क्या हो रहा था? तड़प रहा था। यस बेटा, गौरव अवस्थी, 1938, वेरी गुड वेरी गुड। स्किनर ने एक चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया और भूख की तड़प से चूहा इधर उधर से उछलता था। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे में लीवर। आरती सिंह, यस बेटा, 1938 में चूहा और 1943 में कबूतर, वेरी गुड। स्किनर ने एक भूखे चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया और भूख की तड़प से चूहा क्या कर रहा होता? इधर उधर कूदता है, उछल कूद मचा रहा होता। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे को क्या होता है? चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है और भोजन ने चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख जो है उसके लिए प्रणोदक का कार्य करती है। तो आप देखिए बेटा, कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने, स्किनर ने एक चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया और चूहा उछल कूद मचा रहा होता है और वहां पे कहीं ना कहीं आप देखिए भोजन जो है पुनर्बलक के रूप में फूड डिस्पेंसर होता है, रिस्पॉन्स लीवर होता है, इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड होती है, लाइट्स वहां जल रही होती है, कुछ लाउड स्पीकर भी होते हैं, आवाज भी होती है। कहीं चूहा बार बार अनुक्रिया कर रहा होता है, बार बार कर रहा होता है। एक बार गलती से खटके से उसका कहीं ना कहीं पैर लीवर पे पड़ जाता है और भोजन को पा लेता है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप थांडाइक में प्रयोग में देखते हैं, थांडाइक के प्रयोग से थोड़ा सा प्रयोग ये मैच जरूर करता है। जानवी मौर्य, गुड इवनिंग बेटा। थांडाइक के प्रयोग से ये प्रयोग थोड़ा सा जरूर मैच करता है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो। लेकिन थांडाइक के प्रयोग में आपने देखा था कि थांडाइक में कहीं ना कहीं चूहा क्या करता है, थांडाइक के प्रयोग में सॉरी, बिल्ली क्या कर रही होती है कि बिल्ली जब पिंजड़े में बंद होती है तो बार बार उछल कूद मचाती है। एक बार कहीं ना कहीं गलती से खटका खुल जाता है, भोजन को पा लेती है, फिर दोबारा बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब भोजन कहीं ना कहीं पुनर्बलन के रूप में कार्य करता है, तो पुनर्बलन के रूप में, और बिल्ली भूखी होती है। लेकिन यहां क्या होता है, चूहा एक बार लीवर को दबाता है गलती से, खटके से भोजन वो पा लेता है और उसने बार बार, ठीक है ना, वो जो अनुक्रिया होती है उसकी, उस अनुक्रिया को बार बार करने की कोशिश किया और सही अनुक्रिया हुई तो सही अनुक्रिया को रिपीटिशन किया उसने, सही अनुक्रिया का उसने रिपीटिशन किया और वही अनुक्रिया के आधार पे उसको क्या मिला, उसको पुनर्बलन मिला, जिसने उसको सही कार्य को करने के लिए बार बार प्रेरित किया। तो यहां पे किस प्रकार की लर्निंग होती है, यहां पे लर्निंग पहले अनुक्रिया होती है, पहले रिस्पॉन्स होता है,
तब उसको पुनर्बलन मिलता है, फिर अनुक्रिया होती है, फिर पुनर्बलन मिलता है। कहने का मतलब यहां पे पहले अनुक्रिया होती है, तब उसको क्या करता है, तब रिस्पॉन्स हो, तब उसके भी स्टिमुलस दिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं आरएस थ्योरी कहा गया। और यहां पे यह बात देखी गई कि सही अनुक्रिया जो होती है, पुनर्बलन क्या करता है, अनुक्रिया के करने की प्रायिकता को बढ़ा देता है। अनुक्रिया के करने की प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब अनुक्रिया को सही तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से करने की प्रायिकता को बढ़ा देता है। तो स्किनर इस बात को बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। स्किनर का जो एक दूसरा प्रयोग था वो था स्किनर का कबूतर पर प्रयोग था। कबूतर पे जो उन्होंने प्रयोग किया था उसको उन्होंने पिजन बॉक्स कहा था। पिजन बॉक्स में स्किनर ने अपने प्रयोग में एक भूखा कबूतर था, उसको बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स में कबूतर शांत बैठा होता है। कुछ समय बीतने के बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया और प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह पर चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। और इसी प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य था कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने के द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। बार बार प्रयत्न करने पर वो उसी स्थान पर चोंच मारना सीख गया। कहने का मतलब उन्होंने एक पिजन को, कबूतर को पिजन ऑपरेटर चैम्बर में बांध दिया, रख दिया और वहां पे देखा गया एक की होती है, एक फूड हॉपर होता है और रेड और ग्रीन दो तरह के सिग्नल होते हैं। अनुकृति अवस्थी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो स्किनर ने भी इसी प्रयोग में कहीं ना कहीं चूहे को सही जगह पे पीक या सही जगह पे चोंच मारना था। वो उसके लिए जो सही जगह पे उसने जब कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया की, अनुक्रिया की, तो उसको रिवार्ड के रूप में अनाज का दाना प्राप्त हुआ और लाइट जल जाती है। तो मतलब सही अनुक्रिया पे, यहां पे कहीं ना कहीं अनुक्रिया के उपरांत उसको दाने के रूप में पुनर्बलन मिला, जो उसको सही अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है, बार बार बाध्य कर देता है। तो अधिगम के सिद्धांत में स्किनर ने कबूतर और चूहे के माध्यम से सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, या नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत को, या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आगे बढ़ाया। कहने का मतलब इसके इतने नाम क्यों हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, जब हम कोई सही अनुक्रिया करते हैं उसके परिणाम स्वरूप जब हमको कोई पुनर्बलन मिलता है तो हम उस सही अनुक्रिया को बार बार करना चाहते हैं। इसीलिए इसको कहा गया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या क्या कहा गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। एक क्रिया के बाद जब हम उस क्रिया के उत्तर में कोई दूसरी सही अनुक्रिया करते हैं तो उसी कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। समझ में आ गई बात यहां तक? अब यहां पे देखिए एक बड़ी अच्छी स्लाइड्स है जिसमें हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया करते हैं। आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरे सिद्धांत का निचोड़ है, इस पूरे थ्योरी का ये निचोड़ है कि इस स्लाइड का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी स्लाइड है। अनुक्रिया, यस बेटा जानवी, अनुक्रिया, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जैसे हम अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे हम सही अनुक्रिया करते हैं उसके बाद हमको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। उसके बाद हम उस अनुक्रिया को दोबारा, प्रीति शुक्ला गुड इवनिंग बेटा, सही अनुक्रिया करते हैं, हमको रिइंफोर्समेंट मिलता है। हम उस अनुक्रिया को बार बार करना चाहते हैं और जब बार बार हम उस अनुक्रिया को करते हैं तो वो जो अनुबंधन होता है, वो जो व्यवहार होता है, जब किसी सही अनुक्रिया के द्वारा हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चार्ट जरूर आप बना देंगे, या पेपर में ये चार्ट आता है या पेपर में प्रश्न आता है तो आप इसको जरूर बनाएंगे, इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम में। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जैसे यहां पे सबसे पहले स्किनर ने अनुक्रिया पर बल दिया। किस पर बल दिया, अनुक्रिया पर बल दिया। अनुक्रिया करने के बाद भोजन के रूप में उनको पुनर्बलन प्राप्त हुआ, भोजन के रूप में पुनर्बलन प्राप्त हुआ। तो जैसे ही पुनर्बलन मिला, हमने सही अनुक्रिया को दोबारा किया, सही अनुक्रिया को बार बार किया, और जब सही अनुक्रिया के साथ हमारा एक बॉन्ड बन गया तो उसी को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बात समझ में आ गई? एक क्रिया के बाद सही अनुक्रिया का जब दोबारा हो जाती है उसी को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए आगे। अब इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है बेटा, इसको देखने की जरूरत है कि वास्तव में सिद्धांत का मतलब क्या है, पर्पज क्या है। कहीं ना कहीं सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। मतलब
रीइंफोर्समेंट को यहां पे इंपॉर्टेंस दी गई। आपसे पूछा जाएगा कि इस सिद्धांत में स्किनर ने किस बात पर महत्व दिया है, तो वो बात क्या है? वो बात है पुनर्बलन। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, जिसको हम कहीं ना कहीं पुनर्बलन कहते हैं। हमने बता भी दिया कि पुनर्बलन की हत्या किसको है। पुनर्बलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कार्य को करने की गति को हम उसके माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रिवार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, हमने बताया आपको। यहां तो एक बात हो गई कि पुनर्बलन के इंपॉर्टेंस पे महत्व दिया गया, और कहीं ना कहीं इसमें कहा गया कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन होता है। ठीक है ना, इस बात को आपको नोट कर लेना है। पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन होता है। कहने का मतलब कि पहले हम रिस्पॉन्स करते हैं, बाद में हमको स्टिमुलस मिलता है, कोई उद्दीपन मिलता है। और जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता आ जाती है। एग्जैक्टली जैसे जैसे हमको किसी कार्य को जब हम सही तरीके से कर रहे होते हैं, या जैसे जैसे हम सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, जब हमको कोई पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं हमारे क्या आता है? तेजी आ जाती है। कहने का मतलब यह सिद्धांत पुनर्बलन पे जोर देता है, और पुनर्बलन के माध्यम से हम सही अनुक्रिया को बार बार सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारा जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, वहां पे हम सही समय से पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को पा लेते हैं। इसका मतलब एक इसका रिजल्ट और एक इसका परिणाम और मिल गया कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष और मिल गया आपको कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सचिन कुमार नमस्ते बेटा, एक परिणाम आपको मिल गया कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुनर्बलन का होना आवश्यक है। जैसे आप अपनी भावी जीवन में तैयारी कर रहे हैं, अपने शिक्षक के जीवन में अपनी इस पूरी पढ़ाई के दौरान आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी को कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुनर्बलन का होना अनिवार्य है। पुनर्बलन का होना अनिवार्य है, बिना पुनर्बलन के हम लक्ष्य तक अच्छे से नहीं पहुंच सकते। ठीक है ना, ये बात यहां तक समझ में आएगी। यहां तक अगर समझ में आ गया पूरा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में यस करें, या कोई डाउट्स हो तो जरूर लिखें, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसके। ठीक है, अब बेटा इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं, इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक इंपॉर्टेंस हैं, जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है कि विद्यार्थी को कहीं ना कहीं, यस बेटा जानवी मौर्य यस, कोई डाउट तो किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शैक्षिक इंपॉर्टेंस, शैक्षिक इंपॉर्टेंस इसमें है विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए किसी भी कार्य को। जैसे मान लीजिए कक्षा में जब शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा होता है, वहां पे विद्यार्थी को इमीडिएट रिइंफोर्समेंट की बात करता है। क्या करता है? जैसे उसका फायदा क्या होता है, जैसे कोई विद्यार्थी कोई गलत रिस्पॉन्स करता है या कोई चीज सीख रहा होता है, मतलब सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी जैसे ही रिस्पॉन्स करे उसको पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि अगली बार क्या करेगा? अगली बार वो सही अनुक्रिया करेगा। यस बेटा भावना सिंह, गुड, अगली बार वो सही अनुक्रिया करेगा। दूसरा, जो हमारे अनडिजायरेबल बिहेवियर्स होते हैं, जो अवांछित व्यवहार होते हैं, उनको हम निगेटिव रिइंफोर्समेंट देके रोक सकते हैं। जैसे निगेटिव रिइंफोर्समेंट को दंड, ऐसे बहुत सारे रिइंफोर्समेंट होते हैं जिसको हम निगेटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। उसको हम विद्यार्थी के अंदर कहीं ना कहीं रोक सकते हैं अगर हम उसको पुनर्बलन दे रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो कभी कभी कुछ ऐसे कक्षा में विद्यार्थी होते हैं जो कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे बिहेवियर कर देते हैं क्लास में, जिससे कहीं ना कहीं हम उनको अगर कहीं निगेटिव रिइंफोर्समेंट दे देंगे, वो व्यवहार वहीं पे दब जाएगा। ठीक है ना। तीसरा है जो इसमें अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्जीवित कर दे, तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी स्लाइड्स है। उस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है ये। यहां पे सीनर कहते हैं कि अगर शिक्षक अपनी क्लास में अगर रीइंफोर्समेंट को कहीं ना कहीं, जैसे उसमें पुरस्कार है, प्रशंसा है, प्रोत्साहन है, और उसको बार बार कक्षा में प्रयोग करें। अगर आप माने अपने जीवन में, अगर आप क्लास में के दौरान अगर आप शिक्षक के जीवन में देखिए अपने, तो कहीं ना कहीं आप जब विद्यार्थी आपके क्लास में होता है या अपनी कक्षा में देखिए आपको शिक्षक कोई पढ़ा रहा होता है, तो अगर किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को सही अनुक्रिया पे या
कहीं ना कहीं उनसे किसी व्यवहार की हम जब प्रशंसा कर देते हैं या किसी व्यवहार को उनको सही रिइंफोर्समेंट दे देते हैं तो विद्यार्थी उस व्यवहार को बार बार करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन या कोई क्लास टेस्ट या किसी अपने प्रेजेंटेशन में कोई अच्छा वर्क किया या कोई आपका कोई ऐसा प्रेजेंटेशन है जो देख के कहीं ना कहीं ये लगे कि नहीं आपकी बहुत अच्छी तैयारी, इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं उसके आधार पे हमने या शिक्षक ने आपको कोई पुनर्बलन दे दिया तो आप कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग की प्रक्रिया ऑटोमेटिक क्या होती है, बढ़ जाती है। लर्निंग की प्रक्रिया ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं हम उसको ये होता है कि शिक्षक उसका सही प्रयोग कहां पर करे, ठीक है ना। अगला है कि इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाए। जैसे मान लीजिए आप रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे, पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में स्वाभाविक है कि विद्यार्थी क्या होगा, विद्यार्थी की सीखने की गति बढ़ जाएगी और उसके शब्द भंडार, जैसे हम कहते हैं हम प्रयास करते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं किताबों को ज्यादा पढ़ा करिए, आपके पास वोकैबुलरी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। शब्द भंडार कब बढ़ेंगे, जब आप उस चीजों के बारे में चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, तब जाके आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात होती है। कहीं ना कहीं आपको जब सही दिशा में सही पुनर्बलन मिलेगा तो आपके कार्य करने की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसी बात को कहा जा गया, स्किनर ने कहा कि शब्द भंडार को वृद्धि करने में पुनर्बलन कहीं ना कहीं महत्व रखता है। आगे, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। कहने का मतलब लर्निंग की प्रक्रिया में डे बाय डे विद्यार्थी कुछ न कुछ सीखता रहता है। उस प्रक्रिया में अगर हम ऐसे बिहेवियर को विद्यार्थियों के बीच में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो व्यवहार हम उनसे चाहते हैं उस व्यवहार के लिए कहीं ना कहीं हम उस स्टिमुलस के माध्यम से, उस पुनर्बलन के माध्यम से वो वांछित व्यवहार प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी जैसे कह लिया जाए आदर, ठीक है ना, रिस्पेक्ट की बात हो, नैतिकता की बात हो, ठीक है ना, इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, आपके आचरण में सुधार की बात हो या जो भी आपके कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार जो आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है, उस व्यवहार जो वांछित व्यवहार है जिसको हम चाहते हैं कि विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को प्रस्तुत करे, ऐसे व्यवहार को प्रस्तुत करने में इस सिद्धांत की उपयोगिता हो सकती है वहां पे पुनर्बलन के रूप में। इस सिद्धांत में जो सीखे जाने वाली क्रिया होती है उसको हम चाहें तो छोटे छोटे पदों में विभाजित करके कर सकते हैं। जैसे गणित की क्लास में या कह सकते हैं जो विषय डिफिकल्ट होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पार्ट वाइज कहते हैं ना कि चीजों को थोड़ा थोड़ा पार्ट में बांट के हम पढ़ने की या विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत डालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी कोई टास्क बड़ा होता है उसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर दिए और उसमें कहीं ना कहीं चीजों को विद्यार्थियों को बीच बीच में पुनर्बलन मिलता रहता है जिससे पढ़ने की लय भी बनी रहती है और उसमें कहीं ना कहीं वो उस चीज को कठिन से कठिन, दुरूह से दुरूह विषय को भी इजी गोइंग सीख जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्किनर ये भी मानते हैं कि जब किसी कार्य में सफलता मिलती है और तो संतोष प्राप्त होता है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। जैसे जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या क्लास में किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जब उस कार्य को प्रेजेंट आप करते हैं, जो उसके बाद आपको जो सफलता मिलती है, जो आपका लक्ष्य होता है, जब आप उसको पा लेते हैं तो आपको एक संतोष की प्राप्ति होती है, एक सेटिस्फैक्शन की प्राप्त होती है। वही सेटिस्फैक्शन या वही संतोष आपको क्या करता है, बल देता है, जो किसी क्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब एक बार आपका कोई अच्छा पेपर हो गया तो अगला पेपर स्वाभाविक सी बात है उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं अंजलि शर्मा गुड इवनिंग, तो कहीं ना कहीं एक बार जब आप सही अनुक्रिया को कर देते हैं तो हम उस अनुक्रिया को बार बार सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो सही रिस्पॉन्स, सही जो हमारा कहीं ना कहीं शब्दों का चयन या सही जो हमारा तरीका होता है वह कहीं ना कहीं हमको बार बार उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कोई भी काम हो, अपने दैनिक जीवन में भी जब आपको किसी कार्य के लिए सफलता मिल जाती है या वहां से संतोष मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, वही संतोष आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है ना, इसी बात को कहा गया कि इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास के द्वारा उस क्रिया को हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। और यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक है। यह सिद्धांत कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब व्यवहार जटिल होता है या जब व्यवहार में कहीं ना कहीं जटिलता होती है तो वहां पे या मेंटल कहीं ना कहीं डिजीज से ग्रसित कुछ
व्यक्ति होते हैं या कोई मानसिक रोगी होता है उसके व्यवहार को सीखने में विशेष रूप से, जैसे कभी कभी देखते हैं जटिल व्यवहार का तात्पर्य यहां पर है कि कभी कभी हम किसी पर्सन को समझ नहीं पाते हैं या उसके रिजिडिटीज को समझ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि वह पर्सन या वह व्यक्ति या उसका व्यवहार ऐसा तो नहीं है, उसको हम पार्ट में उसको प्रशंसा के रूप में, उसने व्यवहार कैसा भी किया लेकिन उस प्रशंसा को, उस व्यवहार को हम क्या करते हैं, हमने पुनर्बलन देके सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए उसको व्यवस्थित कर लिया। या कभी कभी मेंटल रोगी जो होते हैं उनके व्यवहार बड़ा, जहां पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो, उस पार्ट्स को लेके उस व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं उससे पीड़ित हो उसको हम समझने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं पुनर्बलन की मदद। कहने का मतलब ये सिद्धांत टोटली अगर देखा जाए तो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पर बल देता है और कार्य करने, एक कहते हैं स्किनर कि हम किसी भी कार्य की एफिशिएंसी को तब बढ़ा सकते हैं, कार्य करके बढ़ा सकते हैं जब हम उसमें रीइंफोर्समेंट को ऐड कर दें। तो ये इसका शैक्षिक महत्व हो गया। को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप देखिए, आपको स्लाइड में दिख रही हैं, इसकी शैक्षिक इंपॉर्टेंस की बात, ठीक है ना। अब यहां पे हम देखें आज की क्लास में जो लोग लेट जुड़े हैं विद्यार्थी, बेटा हम उनको थोड़ा सा रिवीजन भी करा दें, और कोई डाउट्स या मन में आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थोड़ा सा हम स्लाइड को फिर आपसे, यहां पे दो प्रयोग किए गए, एक चूहा पर और एक कबूतर पे, एक को पिजन बॉक्स कहते हैं, एक को हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसके बाद हमने बताया स्किनर के बारे में कि इनका क्या परिचय है, इसको बताया था। इसके बाद हमने इस सिद्धांत के अन्य क्या नाम हैं उसको बताने की कोशिश की। इसके बाद पुनर्बलन क्या होता है उसको बताया हमने, और उसके बाद हमने यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बल दिया गया जिस चीज पे, पुनर्बलन पर बल दिया गया। उसके बाद हमने बताया कि ये सिद्धांत है क्या, पावलोव ने क्या कहा था और स्किनर ने कहा था, थोड़ा कंपेयर किया गया दोनों से। और वास्तव में ये सिद्धांत का जो नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे प्रयोग का सबसे कीवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है। इनमें दो तरह के व्यवहार की बात की गई, उसको स्किनर ने बताया। उसके बाद इनके प्रयोग के बारे में दो प्रयोग किए गए, एक चूहे पर प्रयोग किया गया था, एक कबूतर पर प्रयोग किया गया था। और इस सिद्धांत का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये स्लाइड, ये स्लाइड अगर आप बना लेंगे तो पूरा सिद्धांत आप लिख जाएंगे। ये स्लाइड अगर आप बना लेंगे तो पूरे सिद्धांत का निचोड़ है स्लाइड, इसको मत भूलिएगा आप। अनुक्रिया पुनर्बलन, पुनरावृत्ति और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया इसका निष्कर्ष क्या है, कहने का मतलब इसमें पुनर्बलन पर बल दिया गया है, और एटलीस्ट लास्ट में इसका शैक्षिक महत्व क्या है। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम आपके मैसेज देख ले। कोई प्रश्न तो नहीं है, आपका प्रश्न तो नहीं है, कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो जरूर आप बताएं। पॉलिटी की क्लास आपको 8 बजे इसी चैनल पे मिलेगी, उसके बाद 9 बजे साइंस क्लास मिलेगी, तो आप जरूर बने रहें इस चैनल पे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, आपके कमेंट्स जरूर आने चाहिए। आज की क्लास कैसी लगी, और आप आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए, जैसे जो विद्यार्थी आज नहीं जुड़ पाए हैं लाइव उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आपके कमेंट ही, आपके कहीं ना कहीं आपके जो मैसेज आते हैं कमेंट के रूप में, वही हमारे लिए पुनर्बलन का कार्य करते हैं। और आप याद रखिए आज की थ्योरी भी पुनर्बलन पर बेस्ड होती है, और पुनर्बलन जब तक नहीं प्राप्त होता सही अनुक्रिया नहीं होती। इसलिए आपके पुनर्बलन जो है हमको मैसेज के रूप में मिलते हैं, और जो आपके कहीं ना कहीं वो हम लोगों को क्या है, एक प्रेरणा का कार्य करता है कि हम कहीं ना कहीं उसके बाद फिर जब हम अगली क्लास में मिलते हैं तो कुछ अच्छा लेके मिलते हैं, कुछ अच्छा प्रयास करते हैं जो आपके काम आ सके। तो आज की क्लास आपको सबको कैसी लगी, आप आज की क्लास में आप सब लोग लाइव आए, संध्या यादव थैंक यू, आरती सिंह, रवि ठाकुर, अमूल शुक्ला, सुधीर वर्मा, आप सबका स्वागत। आज की क्लास में आप सब लोग जुड़े, आपकी क्लास में आज सबका हार्दिक स्वागत था, और कहीं ना कहीं थैंक यू। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।